हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, दो प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया था वर्ड्सवर्थ के बारे में और टिंटन एबी उनकी पोएम के बारे में। तो उसकी समरी वगैरह हमने डिस्कस कर ली है। अब हम चलते हैं, डिस्कस करेंगे थीम ऑफ द पोएम कि भाई जो टिंटन एबी जो पोएम है उसकी थीम क्या है। So in this presentation now we are going to discuss about the theme of the Tintin Abbey. So without wasting time, we'll start with the theme of the poem. So first point says that the good and beneficial influence of nature on human mind is the main theme in this poetry by William Wordsworth. So here we see that what is the main theme? It is the good and beneficial influence of nature on human mind. How nature makes good influence and beneficial influence on human mind. This is the main theme of the poem Tintin Abbey. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि नेचर का क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्या बेनिफिशियल प्रभाव पड़ता है, वो जो है इसकी थीम है हमारे दिमाग पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे दिमाग पर जो प्रकृति है उसका क्या अच्छा और बेनिफिशियल प्रभाव पड़ता है, वही थीम है इस पोएम टिंटन एबी की। तो हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि थीम क्या है, जो गुड और बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस है नेचर का हमारे माइंड पर। दूसरा पॉइंट बता रहा है, द वर्ड्स वाज सेड दैट द गुड इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर मेक अ गुड सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड फॉर ह्यूमन बीइंग। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? So here Wordsworth is trying to say that there is a good influence of nature and it makes a person good. It makes good social, intellectual and spiritual world for human beings. So nature makes a good spiritual, social, intellectual world for human beings. So nature is having good effect. It is making good intellectual, social and spiritual world for human beings. सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू कीप इन माइंड। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि जो गुड इन्फ्लुएंस होता है नेचर का, उसी की वजह से हमारे लिए एक अच्छा सोशल, इंटेलेक्चुअल और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो तैयार होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। यानी कि प्रकृति हमारे लिए बहुत ही अच्छा सोशल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड तैयार करती है। ये भी इसकी थीम में कहने का मतलब है। Next point is talking about the nature and influence of nature in the different parts of poet's life forms the basis of the theme of the poem. One more thing we can find that how nature has influence, how nature plays very important part in poet's life in different parts of his life. This is also a theme that how in different parts of the life of poet nature has played a very important role. This is a theme. तो यहाँ पे एक और थीम आपको दिख रही है कि कैसे नेचर और उसका इन्फ्लुएंस जो पोइट की ज़िंदगी के डिफरेंट हिस्सों में, पोइट की ज़िंदगी के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे वो उसके लिए हेल्पफुल रहा, क्या उसका इन्फ्लुएंस रहा, ये भी इसकी एक थीम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग वर्ड्सवर्थ हैज़ expressed his full faith in nature and realization of nature as God. He also expresses the superiority of nature. So here we can see that theme is that he is having full faith in nature. He has realized the nature as a god. So he thinks that nature is a god and he is having full faith in nature, and he also expresses that nature is superior to everyone. So the superiority of nature is also expressed. This is also a part of the theme of this poem. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि वही मतलब उनको पूरा विश्वास है नेचर में, और नेचर को उन्होंने ईश्वर के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की है, और वो कह रहे हैं कि नेचर सबसे सुपीरियर है। मतलब वो कह रहे हैं कि नेचर सबसे सुपीरियर है, उससे ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर नेचर ही है, और मतलब नेचर ही सारी दुनिया को सब कुछ सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, हमारे दिमाग को बना रहा है। यानी कि एक तरह से एक ईश्वर के रूप में इन्होंने नेचर को, प्रकृति को एक ईश्वर के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कि प्रकृति को एक ईश्वर के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है इन्होंने। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट वर्ड्सवर्थ also praised the power of human mind. Here Wordsworth is praising the power of human mind.
that it can overcome the difficulty and pain by using the memory and imagination of good things. Here we can see that we can overcome with the help of our mind the pain and difficulty. So we can avoid difficulty and pain by using the memory and imagination of good things. So this is also a theme here, that how Wordsworth is saying that we can use our mind, that our mind has the power to overcome pain and difficulty by having the memories of good things, having the imagination about good things. So this is how our brain makes us free from pain. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ये भी कह रहे हैं, बढ़ाई कर रहे हैं मतलब हमारे दिमाग की, हमारे मस्तिष्क की, कि कैसे ये दुख को, दर्द को अच्छी चीज़ों की सोच से, विचार से, अच्छी चीज़ों की याददाश्त से, उनके बारे में सोच के, अच्छी चीज़ों के बारे में सोच के कैसे हम बुरी चीज़ों को भुला सकते हैं, कैसे हम दुख को, डिफ़िकल्टी को, पेन को कैसे हम भुला सकते हैं, कैसे हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह से हमारा माइंड कैपेबल है, हमारा माइंड उस लायक है कि दुख को, दर्द को ख़त्म कर देता है अच्छी चीज़ों की मेमोरी से, अच्छी चीज़ों के बारे में सोच करके। इस तरह से हमारा माइंड इसको ख़त्म कर देता है, ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें याद। So students, we have to keep in mind that how Wordsworth is praising the power of human mind. Next point he is talking about, Wordsworth also talks about the great beauty of childhood. So he is saying that there is great beauty in childhood. Childhood is a beautiful time of our life, and that it makes a strong bond with nature also, and learn many things from nature and gets happiness from nature. So childhood is a time when we make great bond with nature, we learn so many things from nature, we get happiness from nature. So all these things Wordsworth is talking about, and these are actually themes of the poem, that childhood has a great beauty. तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे ये बता रहे हैं स्टूडेंट्स की, जो हमारा चाइल्डहुड होता है, जो मतलब बचपना होता है, उसमें बहुत सुंदरता है, उसमें बहुत अच्छाइयाँ हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि प्रकृति के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं नेचर से, और बहुत सारी हैप्पीनेस हमको मिलती है नेचर से, खुशियाँ मिलती हैं नेचर से। तो ये सारी चीज़ें वर्ड्सवर्थ कहीं ना कहीं यहाँ पर एक थीम के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो चाइल्डहुड है वो बहुत ही अच्छा समय है, मतलब जो बचपना है वो बहुत ही प्यारा समय है, सुंदर समय है। इस टाइम पे हम नेचर से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख पाते हैं, और हमें खुशियाँ भी मिलती हैं नेचर से। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, और स्टूडेंट्स आप इस पोएम को रीड कर लीजिएगा, और इसका मैंने वो एस्पेक्ट्स यहाँ प्रेजेंट कर दिया है जिससे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। कई बार देखिए ये भी पूछ लेता है कि कौन सी लाइन कौन सी पोएम की है, तो इसको थोड़ा रीड किए रहें तो दिमाग में रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्रिटिकल एनालिसिस। अगर हम क्रिटिकली एनालाइज करें, सो इफ़ वी क्रिटिकली एनालाइज द पोएम देन वी फाइंड व्हाट इन दिस पोएम पोएट हैज़ एक्सप्रेस्ड द सुपीरियरिटी ऑफ नेचर एंड presented nature as God. This is what we talked about, that here poet has presented nature as a god, and he says that nature is superior. The language of the poem is very simple and easy. Language is very simple, very common language is used. This is what romanticism focuses on, very natural thing, very common thing. Very common language is used by romanticism, romantic poets actually. तो स्टूडेंट्स अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो क्रिटिकल एनालिसिस में हम देखते हैं कि पोएम में क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है, सुपीरियरिटी ऑफ नेचर, मतलब नेचर को सुपीरियर बताया जा रहा है, और नेचर को एज ए गॉड बताया जा रहा है। और यहाँ पे सिंपल और इजी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, कॉमन लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, ताकि सभी चीज़ों को आसानी से समझ सकें। बहुत ज़्यादा कोई सेट रूल्स फॉलो करने की कोशिश नहीं की गई है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द पोएट हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज टेंडर फीलिंग्स and intense faith towards nature. So poet is expressing his tender feeling towards nature and intense faith towards nature, and the main focus of the poem is to depict the
common life situation. Here Wordsworth is depicting very common thing, that they are walking and what they are talking. So all these things he is depicting, very common situations of life he is trying to depict in this poem. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पोएट जो है बहुत ही मतलब दिखा रहा है, अपनी टेंडर फीलिंग्स दिखा रहा है, इंटेंस फेथ दिखा रहा है नेचर की तरफ। तो नेचर की तरफ कैसे उसका टेंडर फीलिंग है, कैसे उसका इंटेंस फेथ है नेचर में, वो दिखा रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं। किस तरह से नेचर को सुपीरियर बता रहा है वो, और मेन फोकस है कैसे कि कॉमन चीज़ों को, बहुत ही कॉमन सिचुएशन जो होती है लाइफ की, उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो लाइफ में एकदम कॉमन चीज़ों को यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश हमारे ये पोएट कर रहे हैं, यानी कि वर्ड्सवर्थ कर रहे हैं। Yes, next and last thing what we can see here, that through this poem Wordsworth is trying to show that how important it is to have a good relationship with nature. Yeah, here we can also find that here the importance of good relation with nature. This is what he is trying to focus. For a peaceful and harmonious life, for a peaceful and harmonious life, there should be a good relationship with nature. This is what he is emphasizing. So what we can say nowadays, that without having a good natural environment we will suffer a lot. So because of disturbance in environment we are having a lot of problems. So this is what Wordsworth is actually trying to say, and poet loves for nature is clearly expressed in this poem. Here we can also see that how much poet loves the nature, how much poet likes the nature is also expressed here. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है नेचर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना, नेचर के साथ अच्छी रिलेशनशिप बना के रखना कितना ज़रूरी होता है एक पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ के लिए, मतलब हमारे जीवन के लिए, इस दुनिया के लिए, इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, हमारी लाइफ को अच्छा करने के लिए नेचर के साथ अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं वर्ड्सवर्थ यहाँ पे इस पोएम में बताने की कोशिश ये भी कर रहे हैं। तो ये भी एक क्रिटिकल एनालिसिस के रूप में यहाँ पे निकल के आता है कि भाई नेचुरल जो चीज़ें हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है हमें, नेचर को हमें प्रिजर्व करके रखना है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर हमें रखना है, मतलब नेचर को पूरा तहस नहस नहीं करना है, पोल्यूशन नहीं करना है, मतलब ये वाला थीम भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है। और पोएट कितना ज़्यादा लव करता है नेचर से, पोएट कितना पसंद करता है नेचर को, ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये क्रिटिकली हमने इसको एनालाइज किया इन पॉइंट्स में, और हमने इसकी जो है थीम भी देख ली। तो थीम ऑफ पोएम क्रिटिकल एनालिसिस, इस तरह से हमारा ये टिंटन एबी पोएम कंप्लीट होता है। बस इसकी आप रीडिंग वगैरह कर लीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो उसको भी मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दूँगा लाइन बाय लाइन, लेकिन आप बताइए कमेंट करके तभी, अदरवाइज़ मैं अपने हिसाब से वो प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ जो आपको टीजीटी पीजीटी में हेल्पफुल होने वाला है। तो इस तरह से हमने टिंटन एबी पोएम ख़त्म कर दिया। इसके बाद हम शुरू करेंगे लूसी ग्रे। तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम लूसी ग्रे के बारे में बात करेंगे। लूसी ग्रे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है वर्ड्सवर्थ की। तो स्टूडेंट्स मैं वर्ड्सवर्थ को पूरा कंप्लीट करूंगा, और दूसरा मैंने एक एलियट के ऊपर भी प्रेजेंटेशन शुरू किया, वो भी होने वाला है, फिर शेक्सपियर पर भी आने वाला है, थॉमस हार्डी पर भी आने वाला है, और इस तरह से हम विलियम फॉकनर पर भी लाने वाले हैं। तो मतलब पीजीटी का पूरा सिलेबस मैं कवर करूंगा, और इफ़ यू फॉलो मी हियर आई विल कवर द entire syllabus of PGT English and TGT English. So students, you have to just subscribe my channel and share my videos and study them and watch these videos and give your feedback also. And if you need any help, just ask me. You can get my number also, and you can follow me on Unacademy Learning app also. There also I am teaching so many things. So this is how we have completed our poem, that is Tintin Abbey, and its summary about poem about Wordsworth. This is all we have completed, and this presentation is going to help you in TGT, PGT and equally in your NET exam. So students, see you in the next presentation with the discussion of Lucy Gray. Till then you can study these points, and you can ask if you have any doubt, and you can ask if you need any help. And this is what Lucy Gray we will discuss in our next presentation. So students, see you in next presentation. Thank you.